हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 पादप में जनन, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके किया है, जिसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसमें जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं उनको देखने के लिए इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का पार्ट हमारा थर्ड है, जिसमें हम लास्ट के कुछ टॉपिक करेंगे और उसके साथ ही इस चैप्टर की समरी करेंगे। तो आज ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो लास्ट में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर 8 है, उसमें जो हमारे आज के टॉपिक हैं, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा फल और बीज का विकास। मतलब फल और बीज का विकास किस प्रकार से होता है। तो फल और बीज का विकास कैसे होता है ये हम जानेंगे, और बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। मतलब बीज किस तरीके से हर जगह जो अपने आप पेड़ उग जाते हैं, तो वो बीज हर जगह फैलते कैसे हैं, तो ये हम जानेंगे। और इसके लास्ट में हम करेंगे चैप्टर की समरी, जो कि होगी बहुत इम्पॉर्टेंट, और इस समरी से हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास कैसे होता है। तो निषेचन जब होता है, तो हमने जो पहले पढ़ा था कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसी तरीके से जब निषेचन होता है उसके बाद क्या होता है, अंडाशय में फल में विकसित हो जाता है। तो जो अंडाशय होता है वो किस में विकसित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। जबकि जो पुष्प के अन्य भाग हैं वो क्या होता है, मुरझाकर गिर जाते हैं। तो निषेचन के बाद की ये प्रोसेस है कि जो अंडाशय होता है वो तो फल में विकसित हो जाता है, और जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। और जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो यही अंडाशय आगे जाके जब पूरा अपना परिपक्व हो जाता है तो इसको हम फल बोलते हैं, और फल के रूप में ये पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो बीजांड से बीज विकसित होते हैं। क्या होता है, बीजांड जो होता है उससे बीज विकसित होते हैं, और बीज में एक भ्रूण होता है और सुरक्षात्मक बीजा आवरण के अंदर रहता है। तो जो ये भ्रूण होता है वो सुरक्षात्मक बीज का एक आवरण होता है, उसके अंदर रहता है, जिससे कि ये सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले किस तरीके से निषेचन हुआ, निषेचन के बाद अंडाशय कैसे फल में विकसित हुआ, और इसके साथ ही क्या हुआ कि जब वो परिपक्व हो गया तो फल अंडाशय को ही हमने फल बोला। और फिर क्या हुआ कि बीजांड जो होता है फलों में, उसमें बीज विकसित होते हैं, और बीज में एक भ्रूण होता है, और भ्रूण के आसपास क्या होता है, सुरक्षात्मक बीज का आवरण होता है, जिससे कि उसको कोई हानि ना पहुँचे। और कुछ फल जो होते हैं वो गूदेदार और रसीले होते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कुछ फलों में बीज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। ये बहुत ज़्यादा गूदेदार और रसीले होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बीज पाए जाते हैं। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम हो गई और अखरोट हो गए। तो ये फल कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये है हमारा सेब का भाग, जिसमें ये बीज पाए जाते हैं, और ये है बादाम, जिसे हम कठोर फल कहते हैं। ये भी सीटेट में पूछा जाता है फलों के बारे में भी, कौन किस तरीके का फल है। अब हम देखेंगे कि ये जो फलों में बीज होते हैं इनका प्रकीर्णन कैसे होता है, और कैसे हर जगह अपने आप से नए पौधे उत्पन्न होते हैं बिना जो हम लोगों के द्वारा या किसी के भी द्वारा बीजारोपण के। तो ये अपने आप कैसे प्रकृति में जो अलग अलग स्थानों पे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये कैसे होता है। तो ये बीजों के प्रकीर्णन से होता है। प्रकीर्णन का मतलब है कि बीजों के बिखराव से होता है। तो ये प्रकृति द्वारा स्वयं से होता है, इसको कोई मनुष्य नहीं करता है। तो यही वाले पादप किस प्रकार उगते हैं यही हमें देखना है। तो क्या होता है, हमने विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे पादप उगे हुए पाए जाते हैं, जैसे ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग जगहों पे हमने अलग अलग पेड़ पाए हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि
बीजों के प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी वन अथवा खेत में हम टहल रहे होते हैं तो हमारे कपड़ों पर फलों के बीज आकर चिपक जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, जब हमारे वस्त्रों पर ये बीज चिपक जाते हैं, फिर क्या होता है, ये जहाँ कहीं पर गिरते हैं वहीं पे वो पादप बीज ग्रो करने लगता है और क्या होता है, पादप बन जाता है। तो किसी पादप के जो सभी बीज होते हैं वो एक ही स्थान पर गिरकर नहीं उगते हैं। क्या होता है, उड़कर अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। एक ही स्थान पर अगर उगेंगे तो एक ही स्थान पर क्या होगा, बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे और फिर उनमें एक कंपटीशन हो जाएगा धूप के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए और स्थान को घेरने के लिए। तो ये बहुत बड़ी गंभीर स्पर्धा हो जाएगी जिससे उनका पूर्णतः विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कोई भी स्वस्थ पादप उनमें से विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बीजों की जो प्रक्रिया है प्रकीर्णन की, इससे बहुत बड़ा यही लाभ होता है कि बीज इतना ज़्यादा बिखर जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं कि ये पेड़ एक जगह नहीं उगते हैं, अलग अलग जगह पे उगते हैं। इससे एक ही प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो क्या होता है, नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। ज़्यादा क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे क्या कर सकें, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। तो यहाँ पर बीज किस तरीके से होते हैं देखते हैं। एक तो हमारा ए वाला है वो सहजन का बीज है इस तरीके से, और दूसरा जो हमारा है वो द्विफल मैपिल का बीज है। इस तरीके से इनमें छोटे छोटे पंख होते हैं, इनमें भी पंख होते हैं जिसके सहारे ये हवा में उड़ते हैं और फिर प्रकीर्णित होते हैं। तो प्रकृति में पादपों के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अब प्रकीर्णन किसी के माध्यम से भी हो सकता है, तो किसके माध्यम से होता है, तो भाई पवन के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो सहजन जो होता है जिसे हम ड्रोमेस्टिक बोलते हैं, द्विफल होता है जिसे हम मैपिल बोलते हैं। जैसे पादप पंख युक्त बीज होते हैं, इनके कैसे बीज होते हैं, पंख युक्त बीज होते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, ये घासों के हल्के बीज अथवा आँख मदार के रोम युक्त बीज, मतलब इनमें रोया पाया जाता है छोटा छोटा, और सूरजमुखी के रोम युक्त बीज फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक, मतलब दूर दूर तक स्थानों तक चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण कैसे होते हैं, स्पंजी और तंतुमय होते हैं। जो बीज है जल के द्वारा प्रकीर्णित हो रहा है उसका आवरण स्पंजी मतलब मुलायम सा होगा, और तंतु में छोटे छोटे तंतु होते हैं उसके जैसा होगा, ताकि वे जल में प्लवन तैरते रह सकें और तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल के बीज जो होते हैं वो तैरते हुए जाते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तो अभी तक हमने कैसे देखा, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, अब जंतुओं के द्वारा। विशेष रूप से कटक कांटेदार, मतलब कटक जैसे कांटेदार जो होते हैं बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, ये किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, ये जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं क्योंकि इनमें कैसी संरचनाएं होती हैं, हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। दूरस्थ स्थानों तक क्या होता है, ले जाए जाते हैं जंतुओं के माध्यम से, और फिर वहाँ पर ये जहाँ कहीं भी गिरते हैं वहीं से इनका विकास शुरू हो जाता है। तो उदाहरण के लिए यूरेना और जैंथियम जैसे जो पौधे हैं, इनके जो बीज हैं वो इस तरीके से हुक टाइप में होते हैं। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आँख के रोमयुक्त बीज। तो इस तरीके से फल और बीज होते हैं जो कि प्रकीर्णित होते हैं। आगे देखते हैं, यूरेना और जैंथियम के जो बीज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और इनसे क्या होता है कि ये प्रकीर्णित होते हैं और उसके बाद में दूर स्थानों तक जाते हैं जंतुओं के द्वारा। अब कुछ पौधे जो होते हैं, फल जो होते हैं वो झटके से फट जाते हैं, ज़्यादा पक जाता है तो झटके से फट जाता है, और जिससे उनके अंदर स्थित जो बीज होता है वो क्या होता है, एकदम छिटक जाता है, दूर तक जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। बीज जनक पादप से दूर जाकर के गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादपों में ऐसा ही होता है कि फल पक जाता है और ये तेज़ी से छिटकते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से फल
का जो युग्मनज का विकास कैसे फल में होता है और बीज का विकास कैसे दोबारा नए पौधे के लिए होता है। और अब हम देखेंगे इस चैप्टर की समरी। तो सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं या गुणन करते हैं। पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। आपने पढ़ा है पार्ट 1, 2 में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, जैसे कि खंडन विधि से, मुकुलन विधि से, बीजाणु निर्माण विधि से और कायिक प्रवर्धन से। तो इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए। लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों के युग्मन से होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना, मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उग जाते हैं। और पुष्प पादप का जनन अंग होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं, मतलब एक लिंगी का मतलब है एक लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। और द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। और नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। तो मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रिया जो है वो परागण कहलाती है। तो ये भी हमने देखा था कि किसी पुष्प के पराग कोश से कोई प्रक्रिया स्टार्ट होती है और उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पराग कणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वही परागण कहलाती है। परागण भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, परागण पराग पुष्प से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो स्वपरागण। और अगर परपरागण में होता है कि परागकण एक पुष्प के पराग कोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण पवन, जल और कीटों के द्वारा भी हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। और उसके बाद युग्मनज का विकास कहाँ होता है, भ्रूण में होता है। और इसमें फल एक क्या होता है, परिपक्व अंडाशय होता है। फल क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय होता है। जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है, बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, पवन, जल और जंतुओं के द्वारा। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए और सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने के लिए और नए आवासों के अधिग्रहण में करने में सहायक होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक होता है, एक ही स्थान पर अधिक संख्या में पादप की वृद्धि को रोकना है, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने के लिए और नए आवासों के अधिग्रहण में करने के लिए बीजों का प्रकीर्णन आवश्यक है। तो ये जो हमारा चैप्टर 8 है पादपों में जनन, ये होता है आज कंप्लीट। तो अगर आप लोगों ने पहले से जो भी हमने 1 से लेके 7 तक चैप्टर कंप्लीट किए हैं क्लास 7th NCERT साइंस के, आपने नहीं देखे हैं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और PDF का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे क्लास के साथ सारे PDF। और इसके साथ ही PDF ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे UP टेट, CTET और अदर जितने भी नोट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अपना ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।